हेलो 10th CBSE स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग आज शुरू करते हैं। लास्ट लास्ट वीडियो में हम लोग ने ओम्स लॉ तक कंप्लीट किया था, राइट, जिसमें हम लोग ने V = IR प्रूफ किया। आज हम लोग देखेंगे फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। ठीक है, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, ये देखेंगे हम लोग। ठीक, तो देखो किन किन रीजनों की वजह से कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ये हम लोग चेक करेंगे। इसके लिए पहले हम लोग एक एक्टिविटी देख लेते हैं। समझो ये एक सर्किट है, ठीक है। मैंने यहाँ पर एमीटर लगा दिया, एक की लगा दी और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ दी, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पर मैंने एक वायर लगाया, रेजिस्टेंस लगाया, कोई भी कंडक्टर लगाया। अब इसके अंदर से मैंने करंट पास किया और एमीटर का रीडिंग नोट किया। समझो ये 1 मीटर का कंडक्टर था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको निकाल दिया, 1 मीटर को वाले कंडक्टर को निकाल दिया और सेम मटेरियल का बना हुआ 2 मीटर का कंडक्टर लगाया और फिर से मैंने एमीटर की रीडिंग नोट की, ठीक है। तो मैंने क्या किया, देखो मैंने पहले 1 मीटर का लगाया और फिर 2 मीटर का कंडक्टर लगाया और बार बार दोनों बार मैंने एमीटर की रीडिंग के ऊपर भरोसा करा। अब मुझे क्या मिला कि जैसे ही मैंने लेंथ बढ़ाया, रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, ठीक है। मतलब एमीटर के अंदर रीडिंग, करंट की रीडिंग कम आई। जैसे ही 2 मीटर किया तो करंट की रीडिंग कम आ गई, करंट कम आई क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गई। जब 3 मीटर किया तो रेजिस्टेंस और घट गई। जब 4 मीटर किया, रेजिस्टेंस, करंट और घट गई, सॉरी करंट घट गई, आई घट गई। इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गई, रोक रहा है, रेजिस्टेंस करंट रोक रहा है, मतलब लेंथ बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ा, ठीक है ना। तो इस एक्टिविटी से हमें मिला रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। समझो ये मेरा एक्टिविटी से मिला। अब अगली बार मैंने क्या किया, फिर से मैंने एक सर्किट ले लिया, समझो प्लस माइनस, यहाँ पे की, एमीटर, इधर मैंने जगह छोड़ दिया। इस बार मैंने एक कंडक्टर लगाया जिसकी एरिया 1 मीटर क्यूब थी, मतलब इसका जो ब्रेड्थ है वो 1 मीटर क्यूब की थी, ये पूरी 1 मीटर क्यूब की थी, ठीक है। और फिर से मैंने करंट नोट किया। अगली बार मैंने इस 1 मीटर क्यूब के कंडक्टर को निकाला और यहां पर 2 मीटर क्यूब की कंडक्टर लगाई और फिर से एमीटर में रीडिंग नोट किया और मुझे बल मिला कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ा जब एरिया घटा, रेजिस्टेंस घटा जब एरिया बढ़ा। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये मिल गया इक्वेशन नंबर 2। एक्टिविटी 1 और 2 करने के बाद हमने क्या कर दिया, दोनों एक्टिविटी को प्लस कर दिया, 1 एडिंग 1 एंड 2।
तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, ऐसे लिख सकता हूं मैं, क्योंकि ये L है, 1 है, और ये L बाई ए है, तो 1 और 2 को ऐड कर दिया। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को मैं कांस्टेंट से रिप्लेस करता हूँ। R इज रिप्लेस बाय रो L बाई ए, इसका नाम है रो, और इस रो को अब से हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी। क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मतलब ये रोकने की ताकत, एंड दिस रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ मटेरियल। तो R इक्वल्स टू रो L बाई ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आर ए बाई एल इक्वल्स टू क्या हो गया? रेजिस्टिविटी। तो चलो इसका ऐसा यूनिट निकालते हैं। तो ओम, राइट, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, आर मतलब क्या? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम, ए का ऐसा यूनिट एरिया का मीटर स्क्वायर, और लेंथ का मीटर। 1 मीटर कट गया तो रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू क्या आया? ओहम मीटर। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओहम मीटर, बाई नहीं, सॉरी, ओम मीटर। ठीक है, आई होप समझ में आया सबको। फिर से मैं एक्टिविटी एक्सप्लेन करता हूँ। पहली एक्टिविटी में हम लोगों ने क्या किया? एक्टिविटी फैक्टर्स देख रहे हैं हम कि किसके ऊपर रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स देखने के लिए पहली एक्टिविटी ली हमने, जिसमें हमने 1 मीटर का लगाया और एमीटर का रीडिंग नोट किया, फिर 2 मीटर का लगाया, फिर एमीटर का रीडिंग नोट किया, और हमें पता चला कि लेंथ बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ा, लेंथ घटा तो रेजिस्टेंस भी घटा। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। फिर दूसरी एक्टिविटी में हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ के कंडक्टर को साइज बढ़ाया। वी हैव इंक्रीज द साइज ऑफ द कंडक्टर। फर्स्ट 1 मीटर क्यूब कंडक्टर, देन सेकेंड 2 मीटर क्यूब कंडक्टर। देन व्हेन यू इंक्रीज द साइज ऑफ द कंडक्टर, हमें ये मिला रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो रेजिस्टेंस इज इंक्रीजेस, एरिया डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, एरिया इंक्रीजेस। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए। हेडिंग इक्वेशन 1 बाई 2, क्या 1 एंड 2 क्या मिला? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। अभी इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को मैंने कांस्टेंट से रिप्रेजेंट किया, दैट इज रो। देन रो इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी, एंड दिस रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। तो R इक्वल्स टू रो L बाई ए, रो इक्वल्स टू आर ए बाई एल। ऐसा यूनिट निकाला हम लोगों ने, R का ओम, ए का मीटर स्क्वायर, और इसका मीटर, एक एक कट गया, ओहम मीटर। तो देयरफॉर ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओहम मीटर, राइट। तो चलो अब इसका नोट्स लिखते हैं। पॉइंट नंबर 1 लिखो, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर depends on first its length, second area of cross section, third nature of material, ठीक है। तो इट इज बीन फाउंड, पॉइंट नंबर 2, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल to area। तो लिखो, therefore R is directly proportional to L, R is inversely proportional to 1 by A, adding 1 and 2
R is directly proportional to L by A. R equals to rho L by A. तो RA by L equals to rho. We know one resistance equals to ohm, area equals to 1 meter square, length equals to 1 meter. Put करो 1 ohm into 1 meter square by 1 meter equals to rho. 1 मीटर कट गया तो rho equals to ohm meter, SI unit of resistivity. ठीक है, फाइनली लिखो resistivity, third point, depends totally on nature of the material. रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? टोटली ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल. ठीक है, तो चल इसी के बेस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं. लिखो हाउ मच करंट will an electric bulb draw from 220 volt source if resistance of bulb filament is 1200 ohm. Next, उसी में B, how much current will an electric heater coil draw from a 220 volt source if resistance of heater coil is 100 ohm. ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं. क्या दिया हुआ है? हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक ड्रॉ इलेक्ट्रिक बल्ब. हाउ मच करंट मतलब क्या फाइंड आउट करना है हमें? पहले वाले केस में आई फाइंड आउट करना है फ्रॉम ए 220 वोल्ट. इससे पता चल गया किसका वैल्यू है ये, V. If the resistance of the bulb is 1200 ohm, मतलब R का वैल्यू दे दिया है 1200 ohm, तो क्या लगा सकते हैं हम लोग? V इक्वल्स टू आई आर. तो 220 इक्वल्स टू आई इंटू 1200. तो 220 बाई 1200 इक्वल्स टू आई. 0 0 कट. 22 और 120 को कट करते हैं. ये कट करेंगे तो हमें मिलेगा 0.18 एम्पियर. आई मिल गया. चलो बी पार्ट सॉल्व करते हैं. हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉप. फिर से आई फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट, फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स
राइट. If the resistance of the heater coil is 100 ohm, मतलब रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है इस बार 100 ओम का. बराबर. वापस V इक्वल्स टू आई आर. 220 इक्वल्स टू आई इंटू 100. 220 by 100 इक्वल्स टू आई. 2.2 एम्पियर इक्वल्स टू आई. सम सॉल्व. सिंपल है. नेक्स्ट एग्जाम्पल. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल of an electric heater is 60 volt. When it draws a current of 4 ampere from source, what current will the heater draw if potential difference is increased to 120 volt? देखो, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा. एक एक करके लाइन पढ़ो. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज 60 वोल्ट. मतलब पहले वोल्ट का कितना वैल्यू दे दिया 60 वोल्ट. यूनिट से भी पता चल जाता है. व्हेन इट ड्रॉज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स. बराबर. और यहां पर देखो क्वेश्चन हो जाता है खत्म, फुल स्टॉप. यहां से एक नया क्वेश्चन शुरू होता है. तो इसके मदद से हम आर निकाल सकते हैं. V इक्वल्स टू आई आर. क्या पता है हमें? ओम्स लॉ. तो 60 इक्वल्स टू 4 इंटू आर. 60 बाई 4 इक्वल्स टू आर 15. तो आर इक्वल्स टू मुझे मिल गया 15 हो. करेक्ट. नाउ दूसरा पार्ट. What current will the heater draw? मतलब I फाइंड आउट करना है हमें. If the potential difference is increased to कितना 120 वोल्ट. 120 वोल्ट. अब फिर से लगाने के लिए R चाहिए. V I फाइंड आउट करना है. V है, R मिल गया 15. फिर से V इक्वल्स टू क्या लगाता हूँ आई आर. 120 इक्वल्स टू आई इंटू 15. 120 by 15 equals to I. Therefore I equals to 120 by 15. जो भी आंसर आएगा एम्पियर में वो बन जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर. क्लियर एवरीवन? तो इस वीडियो में हम लोगों ने फैक्टर्स देखा और 2 ओम्स लॉ के रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए. क्लियर? होपफुली नोट्स कंप्लीट करो और बाद में मैं इसको चेक करूँगा. थैंक यू एवरीवन.